फितरतें सब इंसानी थीं, फितरत ही था वो रब। खून ए खुद से सनी तलवारें थीं, खेले हुकूमत था सब। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आज का शो आपको इस्लाम की थोड़ी सी हिस्ट्री बताने और मुहर्रम मनाने के पीछे की वजह पर है। साथ ही आज के शो में हम शिया और सुन्नी को भी समझेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम की हिस्ट्री कितनी यकीन करने लायक है और जितनी लोग मानते भी हैं उसे भी आगे और कितना मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस्लाम का इतिहास बहुत अच्छे से संजोकर नहीं रखा गया, क्योंकि बनाने वाले को भी विश्वास नहीं था कि ये मज़हब एक दिन दुनिया में इतना बड़ा मज़हब बन जाएगा। मुहर्रम की हिस्ट्री भी इसी फैक्ट से अछूती नहीं दिखती। मुहर्रम के बारे में नॉन मुस्लिम लोगों और ज़्यादातर पीसफुल मॉडर्न मुस्लिम लोगों को भी इतना ही पता होता है कि एक बहुत ही बेकार यजीद नाम का राजा था, जिसने इमाम हुसैन, जो कि रसूल के नवासे थे और बहुत मजलूम थे, उनको और उनके बच्चों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। ये 72 लोग थे जिनकी जंग यजीद की एक बड़ी आर्मी से हुई थी। तो क्या ये सच है? आइए पहले इस्लामिक हिस्ट्री देखते हैं इस बात की। कहा जाता है कि ये जंग 680 में हुई थी, 10 अक्टूबर 680, मतलब रसूल अल्लाह के मरने के कोई 50 साल बाद। अब सबसे पहले इस्लामिक हिस्ट्री जो लिखी गई थी वो सबसे पहले इब्ने इसहाक ने लिखी थी, जो कि माना जाता है कि 796 से 815 के बीच लिखी गई, मतलब रसूल के मरने के कोई 180 साल के बाद। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो हिस्ट्री लिखी गई थी वो इस जंग की कोई 135 साल बाद लिखी गई, लेकिन फिर भी इसमें आपको करबला की जंग से रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन रसूल अल्लाह के वक्त की बातें उसमें मिल जाती हैं, मतलब इस जंग से बहुत पहले की बातों का जिक्र तो यहाँ मिलता है। लेकिन रसूल के मरने के 50 साल के बाद इतनी बड़ी बात हुई कि रसूल के फैमिली मेम्बर्स को किसी ने इतनी बेरहमी से कत्ल किया, लेकिन तारीखदान उसे भूल गए। अब खैर ये तो भूल गए इतनी बड़ी बात, लेकिन इनके बाद एक और तारीखदान आते हैं, तबारी, जो कि पैदा ही हुए थे 839 में, मतलब कि इस जंग के 160 साल बाद। फिर ये जनाब करबला की जंग मेंशन करते हैं, जंग होने के कोई 200 साल के बाद। अब यहाँ इनकी हिस्ट्री पर यह सवालिया निशान लग जाता है कि जो बात उस जंग के 135 साल बाद वाला राइटर नहीं लिख पाया था, वो 200 साल बाद कैसे लिख दिया गया। खैर इसका जवाब यह है कि इस स्कॉलर से कुछ टाइम पहले एक और तारीखदान हुआ था, इब्ने मुखलिक, और उसने बहुत शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन दिया था। लेकिन स्कॉलर्स की आदत होती है बातों को बड़ा चढ़ाकर बताना, तो उसी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से इस स्कॉलर ने इस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर और बहुत डिटेल में लिख दिया। आज के वक्त में भी यही होता है कि स्कॉलर्स अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वॉल्व करते हैं। हुसैन तनहा खड़े हैं और चीख चीख के कह रहे हैं, या अब्बास, या अली अकबर, या कासिम, या हबीब, बार बार बुलंद आवाज से कहते हैं। शिया लोगों में ये कहानियां ज्यादातर बनाई जाती हैं। इनका मकसद होता है मजलिस में रिक्कत बनाना। रिक्कत मतलब होता है लोगों को इमाम हुसैन की इमोशनल कहानियां बनाकर सुनाना और उनके अंदर इमाम हुसैन के लिए सिंपैथी पैदा करना। जो शिया उलेमा जितना ज़्यादा इमोशनल मजलिस पढ़ता है वो उतना ज़्यादा फेमस होता है और उतना ज़्यादा उसकी फीस भी होती है, जबकि वो सब कहानियाँ पूरी तरह से झूठ होती हैं। इस जंग की बात करने से पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इससे पहले क्या क्या हुआ था और कैसे शिया और सुन्नी दो अलग अलग सेक्ट में बढ़ गए। ये दो ग्रुप थे जिनकी कभी बनती नहीं थी। पहला ग्रुप था अबू बकर, आयशा, उमर और उस्मान का, और दूसरा ग्रुप था मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा और उनके हस्बैंड और रसूल के दामाद अली। अब ये ग्रुप क्यों बने थे जरा वो समझते हैं। रसूल को जब बहुत लोगों ने रसूल मान लिया और इन्होंने वहां की आवाम पर राज करना शुरू किया, तो ये सारे लोग प्लानिंग करने लगे कि रसूल के मरने के बाद नेक्स्ट खलीफा कौन बनेगा। इंसानी फितरत होती है कि जिसके पास एक बार हुकूमत आ जाए वो अपने आप को खुदा समझने लगता है, और हुकूमत का खेल ही खूनी होता है। हुकूमत का नशा इंसान को अपनों का भी कत्ल करवा देता है। ये एक इंसान को इंसान से शैतान बना देती है और फिर वो हुकूमत के लालच में इंसानियत को बहुत पीछे छोड़ देता है। तो एक तरफ थी आयशा, जो मोहम्मद की फेवरेट चाइल्ड ब्राइड थी, जिन्हें मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में अपनी वाइफ बनाया था, जबकि खुद 50 साल के थे। इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कभी। ये चाहती थी कि इनके फादर को खिलाफत मिले,
दूसरी तरफ फातिमा चाहती थी क्योंकि ये रसूल की बेटी हैं तो उनके शौहर अली को ये खिलाफत मिले। ये लोग आपस में बहुत जलने लगे। एक जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इनकी दुश्मनी के बीच, वो एक बुक अल बिदाया व अन निहाया से क्लियर होता है। इसके वॉल्यूम 4 से पता चलता है कि रसूल अल्लाह का काफिला कहीं जा रहा था और रास्ते में आयशा का नेकलेस गुम हो गया। वो उसे ढूंढने लगी और इनके काफिले को पता नहीं चला और वो लोग इन्हें छोड़कर चले गए। फिर जब एक यंग आदमी आयशा को लेकर मोहम्मद साहब के पास छोड़ गया तो वहां लोग तरह तरह की बातें करने लगे और आयशा के करैक्टर पर सवाल करने लगे। कहा जाता है कि अली ने उस वक्त रसूल से कहा कि आयशा को तलाक दे दो। यहाँ कुछ सुन्नी लोगों का कहना है कि अल्लाह ने एक आयत भेजी थी और आयशा को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया था। खैर ये बात खत्म हो गई थी और यहाँ से इन लोगों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई थी। आयशा इस बात को कभी भूल नहीं पाई। कहा जाता है कि फिर रसूल के मरने के बाद ये लोग आपस में डिसाइड करते रहे कि कौन खलीफा बनेगा और दूसरी तरफ रसूल अल्लाह की डेड बॉडी भी 3 दिन पड़ी रही। शिया लोग कहते हैं कि अली ने इस दौरान रसूल का कफन दफन कर दिया था। रसूल के मरने के बाद पहले खलीफा बने अबू बकर और उनके बाद बने उमर, जिसे किसी पर्शियन ने कत्ल कर दिया था, और फिर उस्मान। अब कहा जाता है कि इनका कत्ल किसी ने इनके घर में घुसकर कर दिया। अब इनके कत्ल के बाद अली खलीफा बने। कहते हैं कि आयशा ने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि आप उस्मान के कातिल को सज़ा नहीं दिलवा पा रहे हैं, और फिर इसने कुछ और लोगों के साथ मिलकर अली के खिलाफ एक पूरी सेना तैयार कर ली और फिर हुआ इनके बीच जंगे जमल, या कहें तो वॉर ऑफ कैमल। तो ये ऊंटों पर लड़ा गया था और अली ने इसे जीत लिया था और आयशा को वापस भेज दिया था। तो इन दोनों ग्रुप में एक दरार तब आई जब अली ने आयशा को तलाक देने की बात कही थी, और दूसरी अब इनके बीच में एक जंग भी हो गई थी जिसमें लगभग 15 से 20 हजार लोग मारे गए थे, और ये सब मुसलमान ही थे और आपस में लड़े थे। अब यहाँ इसके बाद एक और जंग हुई थी जिसे जंग सिफ़ीन कहा जाता है। यहाँ एक आदमी अभी और था जिसका नाम था मुआविया, और ये भी मुसलमान था और इसका भी रसूल के साथ में इतिहास रहा है। तो ये भी इस बात से खफा था कि अली ने उस्मान के कातिल को सजा नहीं दी। इसमें मुआविया के साथ और दूसरे लोग भी अली के साथ जंग में आ गए और फाइनली इस जंग के बाद अली को भी मार दिया जाता है। अभी तो मैं ये सब शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फ्यूचर में इस पर एक पूरी सीरीज बनाई जा सकती है। अब ये सब हो जाने के बाद सबसे लास्ट में हुई जंगे करबला, जो कि मुहर्रम से रिलेटेड है, हुई थी, जिसकी हिस्ट्री भी बहुत क्लियर नहीं है। अली के 2 बेटे थे, हसन और हुसैन। अली के बाद ये खिलाफत आई अली के बड़े बेटे हसन के पास। हसन अपने नाना रसूल से भी ज्यादा अय्याश किस्म के इंसान थे और इनकी कहीं 10 से 15 वाइफ्स बताई जाती हैं और कहीं 70 से 90 के बीच। यही नहीं, इनकी 300 सेक्स स्लेव्स भी थीं। अब यहाँ इन्होंने अपने नाना के बताए मैक्सिमम 4 बीवियों के रूल को भी तोड़ दिया। भले ही 70 से 90 ना हो, लेकिन तारीख में 13 बीवियों के नाम तो मिलते ही मिलते हैं। मुआविया, जो कि अली के साथ पहले से ही खिलाफत की लड़ाई में शामिल था, वो आकर अब हसन से हाथ मिला लेता है और इनके बीच एक समझौता हो जाता है। समझौते के अकॉर्डिंग हसन को मुआविया एक बहुत बड़ा अमाउंट हर साल देगा और हसन के मरने के बाद मुआविया को खिलाफत मिलेगी। अब यहाँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि हसन के मरने के बाद मुआविया को खिलाफत मिलेगी, तो मुआविया को खिलाफत लेने के लिए हसन को रास्ते से हटाना था। उसे हसन की कमजोरी पता थी। उसने एक बहुत खूबसूरत औरत हसन के पास भेजी। इसने हसन का विश्वास जीतने के बाद अंगूर में जहर देकर हसन की जान ले ली। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अब खिलाफत मिलती है मुआविया को, जो कि लगभग 20 साल राज करता है और अपने मरने से पहले ही अपने बेटे यजीद को खिलाफत दे देता है। अब यहाँ कुछ कूफे के जो लोग थे जो यजीद को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने एक लेटर भेजा हुसैन को, मतलब उनके छोटे बेटे को, और उनसे कहा कि अगर तुम यजीद से जंग करो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। हुसैन अपनी फैमिली और कुछ लोगों को लेकर मक्का से कूफे की तरफ चला। इधर यजीद को उन लोगों का भी पता चल गया था जिन्होंने लेटर भेजा था, तो यजीद ने उन लोगों को भी अटैक करके मार दिया और अपने कमांडर को भेजकर इन्हें रास्ते में रोक दिया और इन्हें वापस लौटने को कहा। अब यहाँ एक समझदार आदमी को वापस लौट जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी फौज में सब मिलाकर 72 लोग थे और इनकी फैमिली भी थी, लेकिन फिर भी ये लोग 10 दिन आर्मी के सामने खड़े रहे। कमांडर ने इस दौरान कई बार उन्हें बोला कि वापस लौट जाओ, पर ये खड़े रहे और वक्त मांगते रहे। इस दौरान कमांडर ने इन्हें जिस रिवर के पास ये थे उससे इन्हें पानी भी नहीं लेने दिया ताकि ये लोग लौट जाएं, लेकिन ये तब भी नहीं लौटे। फिर 9 दिन बाद कमांडर ने इनसे फिर कहा कि या तो जंग के लिए रेडी हो जाओ या लौट जाओ। तब ये हुसैन कहते हैं कि मुझे 1 दिन और दो। फिर इन्होंने अपने लोगों से कहा कि कल मैं इन पर अटैक करूंगा, अगर किसी को जाना है तो जा सकता है।
अब फैमिली का कोई बड़ा आदमी अगर ऐसा डिसीजन लेता है तो भला कौन आपको छोड़कर जाता है? या तो सब चले जाते इसको छोड़कर, वो सबसे ठीक ऑप्शन होता, लेकिन सारे फैमिली मेंबर्स का तो ब्रेन वॉश था, इसलिए कोई नहीं किया। अगले दिन उन्होंने कमांडर की आर्मी पर अटैक किया। अब यहाँ इस जंग का रिजल्ट वही आया जो लॉजिकली आना भी चाहिए था। एक तरफ थे 4000 से 5000 लोग और दूसरी तरफ थे 70 से कोई 150 के आसपास लोग। फिर इनके साथ वही हुआ जो इन्होंने कभी यहूदी कबीले वालों के साथ किया था। इंडिया में एक वर्ड है कर्मा, जिसका मतलब होता है कि जो जैसा करता है उसे वैसा भुगतना ही पड़ता है। यजीद ने इन्हें मार दिया था, लेकिन इनकी औरतों के साथ रेप नहीं किया, बल्कि बाद में तो इन्हीं के एक सपोर्टर ने यजीद को भी मार दिया था। और इतना जुल्म फिर भी इनके साथ नहीं हुआ जितना इन लोगों ने कभी किया था। जैसा कि वही बनु कुरैजा का दिल दहला देने वाला किस्सा, जिसमें अटैक करके पहले ही सरेंडर किए हुए मर्दों के हाथ पीछे बांधकर कत्ल कर दिया गया था और औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर रेप किया गया था और बेचा तक गया था। ये इस्लामी तारीख का बहुत दिल दहला देने वाला किस्सा है जो मैं तफसीर से किसी और वीडियो में बयान करूंगा। खैर, इन लोगों के हुकूमत के लालच में बहुत लोगों को मारा था और बहुत औरतों को गुलाम बनाया था। उसी हुकूमत के लिए इन्होंने फिर जंग की, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। तो ये कहानी थी करबला की जंग की, जिसका कोई सच होने का दावा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस जंग के 200 से 250 साल बाद लिखी गई और बयान इस तरह से की गई है जैसे 1 महीने पहले सब हुआ हो। मैंने ये हिस्ट्री शिया और सुन्नी दोनों साइड से पढ़ी है और दोनों में अगर कुछ कॉमन मिला है उसके बेस पर मैंने इसे आप सबके सामने रखने की कोशिश की है, क्योंकि बयान करने का तरीका भी शिया लोगों का अलग और सुन्नी लोगों के अलग हैं। इसका रीज़न यह है कि इसकी हिस्ट्री क्लियर ही नहीं है, इसलिए जिसे जैसे मन होता है वो वैसे लिख देता है। और आज भी यही होता है। शिया लोगों ने इस चीज़ को बहुत बदल दिया है और शिया बच्चों को बचपन में ये पढ़ाया जाता है कि इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए हक की लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्बानी दे दी। फिर इन कहानियों को और रूहानी और इफेक्टिव बनाया जाता है, ये कहकर कि ये लोग पहले से सब जानते थे। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। रसूल इमाम हसन का मुंह चूमते थे और इमाम हुसैन का गला, और जब उनसे उनकी माँ फातिमा ने इसका रीज़न पूछा तो उन्होंने बोला कि इस्लाम को बचाने के लिए हसन के मुंह में जहर रखा जाएगा और हुसैन का गला काटा जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और इस तरह की न जाने कितनी कहानियाँ बच्चों को सुना दी जाती हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा शियायत पर, उसमें ऐसी बहुत सारी बातें बताऊंगा जो ब्रेन वॉश के लिए यूज़ की जाती हैं। इसी ब्रेन वॉश से आज पूरी दुनिया के शिया कुछ ऐसा मंजर पेश करते हैं। इनमें छोटे छोटे बच्चों के सर में भी कटार मारकर उन्हें तकलीफ दी जाती है। क्या आप जानते हैं इन सब का रीज़न क्या है? इसका रीज़न है लोगों का एक ग्रुप बनाए रखना। इससे इन लोगों की बहुत अच्छी दुकान चलती है। मजलिस वाले मौलाना बहुत पैसा कमाते हैं। पहले मुहर्रम 3 दिन का मनाया जाता था, तब मौलाना पैसा भी कम कमाते थे। इसे 3 दिन से 10 दिन किया गया और फिर 3 महीने, मतलब अब मौलाना साल में 3 महीने लगातार कमा सकते हैं। आज भी शिया मुसलमान अपने साल के 12 महीनों में से केवल 9 महीने सुकून की ज़िंदगी जीता है। बाकी 3 महीने में किसी का बर्थडे पड़ जाए, शादी की सालगिरह पड़ जाए या कुछ भी उसकी ज़िंदगी का खुशी का लम्हा आ जाए तो वो उसे सेलिब्रेट नहीं कर पाता। उसे 3 महीने उन लोगों की याद में रोकर बिताना पड़ता है जो अब से 1200 साल पहले अपने हुकूमत पाने के चक्कर में मारे गए थे। और यही नहीं, आए दिन ये शिया सुन्नी आपस में लड़ते भी दिख जाते हैं। एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये बिल्कुल रिसेंट कानपुर का वीडियो है जिसमें ब्लैक कपड़ों में शिया हैं और दूसरे सुन्नी, और ये बेवकूफ़ कोरोना की वजह से मजलिस ना हो पाने की वजह से लड़ रहे हैं। यही चीज़ देख के तकलीफ होती है कि आज का इंसान मजहबों के चक्कर में कितना फंस चुका है कि उसे इंसानियत नहीं दिखाई दे रही। जब आपकी आंखों पर अकीदत की पट्टी बन जाती है तो आपको कुछ नज़र नहीं आता। आप भूल जाते हो कि इस दुनिया को बनाए रखने में विज्ञानवादी लोगों ने कितना कुछ करके आपको अच्छी ज़िंदगी दे रखी है, लेकिन आप उसमें भी हज़ारों साल पुरानी जहालत को विज्ञान से बड़ा मानते हो। आप उनकी बरसों की रिसर्च की मेहनत को खुदा की दी गई अकल बताकर उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हो और फिर वही जहालत वाले काम करते दिखते हो। ज़रा सोच कर देखो कि ये इतनी बड़ी भारी भीड़ अगर इंसानियत के लिए कुछ काम कर रही होती तो इंसानियत को इससे कितना फ़ायदा होता। शायद हम लोग कब का मंगल पर कॉलोनी बसा चुके होते और अपने स्टार सिस्टम से बाहर की दुनिया में झांक रहे होते। हम फिजिक्स के रूल्स पर मास्टर बन गए होते तो इंसान अपना फ्यूचर खुद लिख रहा होता और इस कायनात के बड़े बड़े राज खुल चुके होते। मगर इन मजहबों ने उस वक्त को बहुत आगे धकेल दिया है। अब हम लोगों को ही आगे बढ़ना होगा ताकि हम उस मुकाम को जल्द से जल्द हासिल कर पाएं और अपनी जनरेशन्स को एक अच्छी जिंदगी देकर जाएं। तो बाकी आज के शो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज।